हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग बात करेंगे सीजीएल टीयर 2 के बारे में। और ये 2023 की भर्ती है और 2023 का ये पेपर अभी कुछ दिन पहले हुआ था, प्री वाला टीयर 1 वाला। 2 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको दिल से बहुत सारे शुभकामनाएँ, बहुत सारा बधाई, बहुत सारा आशीर्वाद। और जिन बच्चों ने फॉर्चुनेटली इसमें हो ही नहीं सकता, अनफॉर्चुनेटली जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, तो वो डिस्करेज ना हो। आपका भी दिन आएगा। देखो, सबके एक दिन आते हैं, सबके दिन आते हैं। घोड़े कहावत है ना, एक घोड़े के भी दिन आते हैं। आप लोग तो फिलहाल मेहनत करने वाले लेबोरियस टैलेंटेड बच्चे हैं। ठीक, देखिए, जितने लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अयोग्य हों। ठीक है, ये जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसमें एक दानव है, एक सांप है, जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक सांप सीढ़ी का खेल है। किसी को सीढ़ी मिल जाती है और किसी को सांप डस लेता है। तो जो लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं वो सांप के डसने के शिकार हुए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप बिल्कुल भी डिस्करेज ना होइए। आपके भी दिन आएंगे, आपकी मेहनत आपका साथ देगी, हमारे आशीर्वाद, हमारा प्यार, हमारा जो हमसे बन पड़ेगा सहयोग, वो साथ देगा और एक दिन आपका भी दिन आएगा। आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो। 2024 आपके सामने है, निकालिए। बहुत सारे एग्जाम है, इसमें नहीं तो किसी में निकलेगा ज़रूर। अगर आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं तो जुटे रहिए, लगे रहिए। मेहनत जाया नहीं जाती। आइंस्टीन बाबा ने कहा था ना कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो रिजल्ट लेके आएगी। ठीक है, तो चलिए, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको, जो न्यूअर हैं, जो फ्रेशर हैं, कुछ तो रिपीटर हैं, तो रिपीटर्स को उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानते हैं। जो न्यूअर हैं, जो फ्रेशर हैं, उन लोगों ने कहा कि सर कुछ मेंस के, कुछ टीयर 2 के बारे में बताइए, कैसे क्या करना है। तो उन्हीं को लेकर के ये आज सेशन चल रहा है, आज का सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात ये बताएं कि रिजल्ट तो आ गया 2 दिन पहले, और इसकी जो टेंटेटिव डेट है, जो मेंस का टीयर 2 का एग्ज़ाम है, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वो अभी जो डिक्लेयर्ड है, टेंटेटिव है, वो 25, 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है 2023 में। सितंबर चल रहा है। आज कितनी तारीख को? आज 21 तारीख है। अब देख लीजिए कि मतलब 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। अब इन 1 महीनों की स्ट्रेटजी क्या होगी, उस पर हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग कितनी होगी भैया? 1/3 की निगेटिव मार्किंग। 4 सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चन होंगे। और जीएस में कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। और सारे क्वेश्चन कितने मार्क हैं? सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। ठीक, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। गलत होने पर कितना कटेगा? 1/3 कटेगा। मतलब 1 नंबर आपका अच्छे वाले में से कट जाएगा। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही वाला वो बेकार हो जाएगा। तो ये हो गई 1/3 की निगेटिव मार्किंग। ठीक, ये हो गई बात एग्जाम के पैटर्न पे। इस पर और बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि मतलब न्यू अपडेट, जो एसएससी में सीजीएल में क्या नया किया, क्या कुछ नया किया एसएससी ने, उस पर न्यू अपडेट पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए, तो खूब डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, सारे लोगों को तो पता ही है, नए बच्चे हैं वो भी पता कर ही लिए होंगे मुझसे, मतलब मेरे बताने के पहले आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा क्या कैसे होना है। ठीक है, तो मैं अभी एनालिसिस करने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ किसकी? इंग्लिश की खास तौर से। और यही इसी के लिए मैं आया भी हूँ, इसी के लिए ये वीडियो भी बना है। प्रॉब्लम इंग्लिश की सॉल्व करनी है मुझे, तो इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश के पेपर की एनालिसिस में मैं एक और से आपको शुरू कर रहा हूँ। चलिए, तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन में हमारा स्कोर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 × 3 कर दो तो कितना हो गया? 135 मार्क्स की अंग्रेजी हो गई। कोई इतना नहीं है, समझ रहे हैं ना? मैथमेटिक्स भी 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन है, जीए तो कम ही है, 25 पे है, हम ही हैं 45 पे। तो आप समझ लीजिए कि टीयर 2 में अंग्रेजी का रोल कितना है, ज़्यादा ही रोल है इसका। तो बिल्कुल भी इसको काम चलाऊं मत समझिएगा।
समझते भी नहीं रहेंगे। देखिए, प्री क्वालिफाई करने का मतलब हुआ कि आपका बैलेंस है चारों सब्जेक्ट में, बिना बैलेंस के क्वालिफाई नहीं होता है। एक सब्जेक्ट कितना भी बढ़िया हो, 25 क्वेश्चन से ज़्यादा तो नहीं कर लोगे ना प्री में, तो सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हुई। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं? जो टीयर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप क्या होंगे? सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछे जा रहे हैं, मतलब कुछ नया नहीं हुआ है, फिर कुछ नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है। पहले जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही पूछे जा रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन प्री में होते हैं वैसे ही क्वेश्चन मेंस में होते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट बढ़ जाते हैं। 25 का 45 करने में कहीं से क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, कहाँ से ज़्यादा करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के डिस्कशन का ये है कि वो हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश। अंग्रेजी का वेटेज ज़्यादा है, और हम अंग्रेजी कैसे तैयार करें मेंस के लिए। प्री तैयार करने की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है, मेंस तैयार करने की स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है, ठीक समझ रहे हैं। तो क्या होगी स्ट्रेटजी आपके मेंस के इंग्लिश की, उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। आपके नेक्स्ट पेज क्या है? आपका प्रीवियस पेपर की एनालिसिस कर रहा हूं। अंग्रेजी का एक प्रीवियस पेपर है, उसी को एनालाइज कर दूंगा और उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा। एनालिसिस कौन सी है पेपर की? चलिए, तो 2023 में जो 2022 वाला पेपर हुआ था, ये हुआ था मार्च 2023 में, लेकिन भर्ती कौन सी थी? 2022 की, ठीक। सीजीएल 2022 वाला जो पेपर हुआ था मेंस का, वो हुआ था 2nd, 3rd, 6 और 7 मार्च को। टाइमिंग क्या है? 9 से 12 AM की, ठीक है। 9 से 12 AM में ये पेपर हुआ था। 4 दिन हुआ है, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, मार्च 2023 में, ठीक। 9 से 12। अब देखते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक। आपको बता दिया। जो एनालिसिस कर रहा हूँ किस दिन के पेपर पे, ज़्यादा पुराना नहीं है, यही मार्च 2023 का सीजीएल मेंस का पेपर है। और ये 4 के चारों पेपर्स में अंग्रेजी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, चारों पेपरों का निचोड़ है ये, और सेम चारों दिन रिपीट हुआ है, ठीक। सेम, केवल नरेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में 1-2 की संख्या घटी बढ़ी है, और सब में बराबर 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 बराबर, मतलब 2 तारीख वाले में भी जितना एरर का क्वेश्चन था वही 3 तारीख में था, वही 6 तारीख में था, वही 7 तारीख में भी था, उतने ही क्वेश्चन लगातार रोज रोज वही आए हैं। तो ये 4 के चारों पेपरों का जो निचोड़ है वो आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, 3 सेक्शन है, ग्रामर है, वोकैब है और पैसेज है। तो तीनों की अलग अलग करूँगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्रामर की करने जा रहे हैं, और इसके बाद देखिए ये आपकी क्या है? ये आपकी वोकैब है और ये आपका पैसेज है। तीनों को अलग अलग हम करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मार्च 2023 में ग्रामर पे कितने क्वेश्चन आए थे? 15 क्वेश्चन हैं, गिन के चारों दिन यही 15 क्वेश्चन ग्रामर से हैं। अब ग्रामर में कितने सेक्शन है? एरर है, फेलर है, इम्प्रूवमेंट है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है और स्पेलिंग की एरर है, ठीक। ये 6 सेगमेंट होते हैं ग्रामर में, यही एसएससी में पूछा जाता है। तो एरर के कितने क्वेश्चन थे भाई? 2 क्वेश्चन। चारों दिन एरर पे 2-2 क्वेश्चन आए हैं। और प्री में भी, मतलब टीयर 1 में भी यही पूछता है, एरर के 2 ही क्वेश्चन करीब होते हैं। फिलर का क्वेश्चन पिछले साल बढ़ा था, पिछले साल मतलब साल यही है, पिछले साल की भर्ती, मतलब 2022 का जो टीयर 2 का पेपर हुआ था उसमें फिलर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि टीयर 1 में यही 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिलर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 3 क्वेश्चन यहाँ बढ़ गया, जो 25 से 45 होगा उसमें 3 क्वेश्चन यहाँ बढ़ा है, फिलर में 3 क्वेश्चन बढ़ गए। तो कुल फिलर के क्वेश्चन कितने थे? 5 थे। एरर के कितने थे? 2 थे। इम्प्रूवमेंट का 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है। 4 के चारों दिन इम्प्रूवमेंट को थोड़ा कम वैल्यू दी उन्होंने, 1-1 क्वेश्चन पूछा है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इस साल भी 1 ही पूछा जाएगा, इस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पिछले बार वाला बता रहा हूँ, आप अपना माइंड मेकअप उस आधार पे करिएगा, आप अपनी तैयारी उस ढंग से करिएगा, ठीक। इम्प्रूवमेंट का 1 क्वेश्चन था और नरेशन के 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन थे।
किसी दिन 2 थे, किसी दिन 3 थे, किसी दिन 2 थे, किसी दिन 3 थे। जिस दिन इसमें 3 थे उस दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 क्वेश्चन था, जिस दिन इसमें 2 थे उस दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 3 क्वेश्चन था। तो इसका जो घटबढ़ हो रहा है किसके साथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ हो रहा है। ठीक, ये बात समझिए। और एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 क्वेश्चन है, तो मतलब करीब नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस के बराबर हैं। स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही टीयर 1 में भी होता है। टीयर 1 में भी स्पेलिंग के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस के 2 आ जाते हैं, नरेशन के 2 आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दिया इन्होंने, इंप्रूवमेंट में घटा ही दिया, फिलर में क्वेश्चन बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर के ग्रामर सेक्शन से 15 क्वेश्चन आए थे। अब ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट में क्या है, वोकैब से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक, वोकैब से 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन करीब, अब 8 क्वेश्चन इनके हिस्से में आ भी रहा है, तो 8 किसी दिन 7 किसी दिन 8 हो गए थे। क्या क्या है वोकैब के सेक्शन में, देखो पूछा जाता है साइनोनिम, एंटोनिम, एडियम, फ्रेज और वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतना पूछा जाता है। तो भैया साइनोनियम का तो एक क्वेश्चन आया है, चारों दिन 2, 3, 6, 7 मार्च, चारों दिन साइनोनिम का मैं 3 बार देखा हूँ, ढूंढ रहा था कहीं एक आध क्वेश्चन भूल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन रोज साइनोनिम का एक ही क्वेश्चन मिला, एंटोनिम का 2 क्वेश्चन मिला है, चारों दिन 2 क्वेश्चन मिला है, इडियम फ्रेज का 4 के चारों दिन 2-2 क्वेश्चन मिला है। तो ये तो टीयर 1 वाली जैसा ही है। ठीक, सब कुछ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 किसी दिन 3, जिस दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन कम होते थे उस दिन इसमें एक क्वेश्चन बढ़ जाता था। ठीक, 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और 2 से 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, दोनों मिला के 5 क्वेश्चन था, 2 इसका 3 उसका, 2 उसका 3 इनका, ऐसे ही हुआ करता था। तो ये हो गया आपका वोकैब का सेक्शन। कोई नया सेगमेंट नहीं है, जो प्री में पूछा जाता है वही मेंस में पूछा जा रहा है, जो पहले पूछा जाता था वही अब भी पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटे बढ़े हैं, कोई सेगमेंट नया ऐड नहीं हुआ है, ना कोई हटाया गया है। अब आ जाओ अपने पैसेज पे। ठीक है, तो इसको क्लियर तो कर दें पैसेज में। ठीक है, तो पैसेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले कितने क्वेश्चन आते थे, इसे 7 क्वेश्चन आते थे। 2 क्वेश्चन किस में आता था, रीअरेंजमेंट PQRS का आता था, और 5 क्वेश्चन इसका क्लोज टेस्ट का आता था। तो ये 7 क्वेश्चन पहले आते थे, अब कितने हो गए हैं, 22 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन बढ़ गए। ठीक, और वही 15 क्वेश्चन क्या हो गए हैं, वही 25 से 45 हो गए हैं। ठीक, चलिए अब इसमें आएगा क्या, रीअरेंजमेंट का। रीअरेंजमेंट का PQRS आजकल ABCD में दे रहे हैं, इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीअरेंजमेंट के कितने आ रहे हैं, 6 सीधे सीधे। पहले कितने आते थे, प्री में कितने आते थे, 1 या 2, और टीयर 2 में कितने आ रहे हैं, 6। तो आप खुद समझ लीजिएगा कि आपको मेहनत कहाँ ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन हैं, 12। 6 क्वेश्चन के 2 पैसेज हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 6 क्वेश्चन पूछ रहा है और 2 पैसेज पूछ रहा है, तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब क्लोज टेस्ट का देखो, क्लोज टेस्ट 1 पूछ रहा है, एक क्लोज टेस्ट 4 क्वेश्चन है। अब आपको लगेगा भाई क्लोज टेस्ट में 4 क्यों कर दिए यार, सीधी सी बात, मुझे भी ये लगता है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहे थे, इसमें 5-5 क्वेश्चन पूछ लेते, इसको 10 कर देते और इसको 5 कर देते, ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। क्लोज टेस्ट चारों दिन की बात बता रहा हूँ, चारों दिन एक क्लोज टेस्ट, 4 क्वेश्चन। ठीक, और चारों दिन 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, सब में 6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, और दोनों दिन रीअरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन, मतलब दोनों नहीं, चारों दिन। समझ में आया एनालिसिस। अब आओ रेशियो लगाओ, तो कुल रेशियो कितना है, ग्रामर का कितना क्वेश्चन है, ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं 15, वोकैब के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 8, और RC मतलब रीडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने हैं, 22। तो ये हो गया 22, 8, 30, और ये 15, 45। तो ये आपका 45 क्वेश्चन का रेशियो है। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, रीडिंग पर बेस्ड। इन दोनों को 15-8 जोड़ दूँ तो 15-8 23 होता है। तो आधे में क्या है, ग्रामर और वोकैब, और आधे में क्या है, रीडिंग बेस्ड। ठीक है, पहले रीडिंग बेस्ड 5-7 क्वेश्चन होता था। तो अब आप डिफरेंस समझिएगा, ग्रामर के क्वेश्चन उतने ही रखे हैं, टीयर 2 में खाली रीडिंग बेस्ड वाले क्वेश्चन बड़ा कर दिया इन्होंने, ज़्यादा कर दिया।
ये एनालिसिस थी। अब आप इनको तैयार कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अब बात आती है कि आप ग्रामर और वोकैब को कैसे तैयार करेंगे और पैसेज को कैसे तैयार करेंगे। हाउ टू स्कोर बेटर, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम इन टीयर 2 कैसे करेंगे इन कोर सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो चलो एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैं अपने मन से अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए जो 1 महीने का समय बचा हुआ है उसमें। तो 3 सेगमेंट पे बात करूँगा, ग्रामर पे, वोकैब पे और पैसेज पे, 3 चीज़ों पर बात हो रही है। ग्रामर के कितने क्वेश्चन हैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको पता है 15 क्वेश्चन यहाँ है, 8 क्वेश्चन यहाँ है और कितने 22 क्वेश्चन यहाँ हैं बचे, ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हो गए। इन दोनों की स्ट्रेटजी एक साथ ले लो, ठीक है, अलग अलग नहीं करते हैं, दोनों को एक साथ, ग्रामर को और वोकैब को एक साथ ले रहे हैं आपको। ग्रामर और वोकैब में आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कुछ सुझाव हैं, देखिए। अब ये मेरी ओर से अभी पक्के नहीं है, पहले मैं कर दूं कि न्यू बुक्स, क्या आप क्या चाहते हैं, कुछ नई किताब पढ़ेंगे, नई किताब से तैयार करेंगे, पुरानी किताब तो आप पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, क्या आप कोई नई किताब पढ़ना चाहते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि कुछ न्यू रूल्स तैयार कर लें, या आप सोच रहे होंगे कि आपके पास जो पुराना नोट्स बना हुआ है वो अब किसी काम का नहीं रहा, तो चलो नए नोट्स बना लेते हैं। अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि हम नई बुक खरीद लें मेंस के लिए, भाई मार्केट में ढेर सारी किताबें आती हैं, वो लिख देंगे टीयर 2 स्पेशली फॉर टीयर 2 2023, आप जगह खरीद लिया। अरे बेवकूफ़ी मत करो भाई, पुरानी बुक में नहीं, जब क्वेश्चन नहीं बदले, टीयर 1 और टीयर 2 के क्वेश्चंस नहीं बदले हैं तो नई बुक का क्या मतलब है। नए रूल्स कहाँ से, नए रूल, टीयर 2 में कुछ नया रूल पूछा जाता है क्या, ग्रामर बदल जाएगी क्या, टीयर 2 में डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगने लगेगी, क्यों खरीद रहे हो बुक, जब टॉपिक वही है तो नया नोट फिर से क्यों नोट्स बनाओगे, 1 महीने का समय बचा है, नोट्स क्यों बनाओगे भाई, क्या लॉजिक लग रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों नोट्स बनाओगे। जिस नोट्स को आपने 10 बार पढ़ा है उसको पढ़ने में कम समय लगेगा और जल्दी से रिवीजन होगा, नया बनाओगे तो कौन सा कद्दू में तीर मार लोगे, समय वेस्ट करोगे बस। तो इनमें से कोई भी काम नहीं करना है, फिर क्या करोगे, देखो अब देखो मेरा इन 2 चीज़ों के लिए है ये, इन 2 चीज़ों के लिए आप ना तो नई बुक खरीदेंगे, ना तो नए रूल्स पढ़ेंगे और ना ही नए नोट्स बनाएंगे। रूल्स नए नहीं पढ़ेगी, जितना पढ़े हो उतना करो बस। आखिर प्री क्वालिफाई किए हो, टीयर 1 क्वालिफाई किए हो तो घास छील के थोड़े ना क्वालिफाई किए हो, पढ़ के ही किए हो ना, तुक्का नहीं मारे थे, पढ़े हो वही तो आपका रिजल्ट लेके आया है। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों जा रहा है, ग्रामर आती है, टेंस आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, प्रीपोजिशन आता है, वही पूछा जाएगा, कॉन्फिडेंस क्यों लोग, हम अब क्या करें, अब कुछ नई बुक ले आए, मेंस के लिए कोई बुक ले आए, कुछ नहीं होती नहीं मेंस की बुक, ठीक है, यही जो आप पढ़े हैं उसी को आप एक बार और पॉलिश करिए। और अभी तो आप ग्रामर पे जाइए ही नहीं, ग्रामर वोकैब के पीछे मत पढ़िए, हम तो कह रहे हैं जो समय बचा है उसको कहाँ पढ़िए पीछे, पैसेज पे पीछे पढ़िए भाई, इधर वाला छोड़ दीजिए, जितना आपको आता है उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, उतने में आप कर लेंगे, प्री में कर लिया कि नहीं कर लिया वही बात है, सीधे सीधे, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोड़ो। हाँ, अगर आप ग्रामर और वोकैब को पॉलिश करना चाहते हैं, हाँ मैं इसको ये कहूँगा कि इसको क्या करो और पॉलिश कर दो, ठीक। और पॉलिश कैसे करोगे, होन करो, धार दो इसको और ज़्यादा, कैसे करोगे अब इसके लिए बता रहा हूँ। इसके लिए आप प्रैक्टिस करो, ये मेरी राय है, आप इसके लिए क्या करो, प्रैक्टिस बढ़ा दो, टीयर 1 में जितनी प्रैक्टिस करते थे उसकी दोगुना प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस के लिए एक देख लो, टॉपिक वाइज क्या सोच रहे हो कि हम प्रैक्टिस जो है वो टॉपिक वाइज कर लें, नाउन की प्रैक्टिस कर लें, प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लें, टेंस की प्रैक्टिस कर लें, नो, टॉपिक वाइज नहीं। नाउन की जब आपको पता है कि प्रीपोजिशन की हम एरर कर रहे हैं तो सारा प्रीपोजिशन पे ध्यान जाता है, नहीं, आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, मिक्स्ड करिए, टॉपिक वाइज नहीं, चैलेंज। और प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस पेपर क्यों नहीं लगाते, प्रीवियस पेपर लगाओ, उससे बढ़िया प्रैक्टिस क्या होगी, सबसे अच्छा प्रीवियस पेपर लगाओ, ठीक है। तो एक बात की टॉपिक जो आप प्रैक्टिस करोगे टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं करोगे, कसम खाओ कि नहीं करेंगे, ठीक। इसमें मिक्स्ड करेंगे, जिसमें
मतलब एक क्वेश्चन नाउन का होगा, एक वर्ब का होगा, एक आर्टिकल का होगा, एक कंजंक्शन का होगा, एक टेंस का होगा, एक प्रीपोजिशन का होगा। ऐसे प्रैक्टिस करो, तब शार्पनेस आएगी, तब बढ़िया हो पाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और क्या करोगे, एक काम और करो इसके लिए। प्रीवियस पेपर, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस पेपर से बढ़िया कुछ नहीं है तैयारी करने के लिए। और जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, तब तो इसके सिवा और कुछ करो ही मत, सब कुछ भूल जाओ, प्रीवियस पेपर लगाओ, ठीक है। और मेंस के भरोसे मत रहना, 4 पेपर मिलेगा मेंस का, तो प्री मेंस सब लगाओ, ठीक है। प्रीवियस पेपर लगाओ, प्लस एक काम और करो, मॉक टेस्ट दो, ज्वाइन कर लो मॉक टेस्ट। एक टेस्ट डेली, कम से कम 30 दिन बचे हैं, 30 टेस्ट लगाओगे, 30 नहीं तुम 45 टेस्ट लगा डालो तो और खुशी होगी, और बढ़िया होगा, ठीक। मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, ग्रामर की और वोकैब की, तो होगी। चलिए अब बात करते हैं कि पैसेज में कैसे बढ़ाएं। वेटेज ज़्यादा है, 22 नंबर है, 22 नंबर का वेटेज कैसे उठाओगे, कैसे करोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा लें। 22 नंबर में 20 तो उठा ही लो भाई, कैसे करोगे इसको। देखो, पैसेज रीडिंग बेस्ड है, यहाँ कोई ग्रामर नहीं लगती है, हाँ वोकैब का रूल है, लेकिन यहाँ ग्रामर कुछ नहीं लगनी है। तो इसमें एक तो आपका PQRS अरेंजमेंट वाली बात आ गई। PQRS अगर आपको ये करना नहीं आता तो होगा ही, प्री निकाले हो तो फिर आता तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, और अगर आपको चाहिए कुछ समझना हो तो इसमें मेरा एक रीअरेंजमेंट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, एक दिन देख लो, 1 घंटे का टाइम लगेगा। PQRS कैसे अरेंज किया जाता है, 2 दिन पर है। एक सेंटेंस अरेंजमेंट है, एक पैरा जंबल है, हर टाइप का उसमें करा, अपने काम का जितना वो उसका देख लो। PQRS हो गया। क्लोज टेस्ट हो गया, तो क्लोज टेस्ट में हमने ये भी बता रखा है कि फिलर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो फिलर वाले क्वेश्चन वही क्लोज टेस्ट वाला, फिलर वाला करीब करीब वही हो जाता है, वो कर लो। ग्रामर पर भी बना रखा हूँ कि एरर कैसे सॉल्व करें, इंप्रूवमेंट कैसे सॉल्व करें, फिलर कैसे सॉल्व करें, बनाया तो हूँ, सब देख डालो, वीडियो देख डालो, ठीक है। और आया पैसेज, ठीक है। तो पैसेज ये सब क्वेश्चन किस पे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन रीडिंग पर बेस्ड हैं, ठीक है। पैसेज पे भी मैंने पढ़ाया है, 2 वीडियो ने, एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू सॉल्व पैसेज। अगर आपकी स्पीड नहीं ज़्यादा है तो आप स्पीड इंप्रूव करोगे, उसमें भी मैंने बताया। एक वीडियो बनाया हाउ टू इम्प्रूव स्पीड, पढ़ने की स्पीड कैसे तेज करें, पैसेज कैसे सॉल्व करें, इस पर भी वीडियो है। ढूंढो तो आप मेरे चैनल पे सर्च करो, मिल जाएगा आपको। PQRS रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, और पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे, और ग्रामर कैसे सॉल्व करेंगे, वोकैब, साइनोनिम, एंटोनिम, ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से पूछे जाते हैं, सर्च करो, सब मिल जाएगा। हालांकि अब वीडियोज़ और रूल्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, आपको ज़्यादा क्या करना है, ये 3 की तीनों चीज़ें हैं रीडिंग बेस्ड। पहले ये देखो, ये कैसी हैं, रीडिंग बेस्ड हैं, इसमें आपको रीडिंग की ज़रूरत है। आपकी रीडिंग अच्छी होगी, हो जाएगी। अब रीडिंग अगर अच्छी नहीं है तो उसका क्या उपाय है। अब 1 महीने में आप तो बहुत बड़ा तीर मार नहीं लोगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात से श्योर हूँ कि अगर आपने Tier 1 निकाला है तो आपकी रीडिंग पुअर तो बिल्कुल नहीं होगी, मतलब बहुत बढ़िया नहीं होगी, तो पुअर तो बिल्कुल नहीं होगी, एवरेज होगी। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप रीडिंग अपनी और बढ़ाइए, ठीक है ना। मतलब रीड एज मच एज यू कैन, रीड पहला पॉइंट है मेरा, मेरी ओर से जो सलाह है, रीड एज मच एज यू कैन, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब ये नहीं कि सारा समय पढ़ते ही रहो, मैथ भी लगानी है, रीजनिंग भी लगानी है, और GS भी तैयार करना है। अंग्रेजी का जो सेगमेंट होगा, आप दिन में जो 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा जो भी अंग्रेजी को देना चाहते हो, उसमें से निकालो टाइम। अगर उसमें से सारे सेगमेंट को बांटने के बाद, देखो ग्रामर वोकैब आपको अब नहीं करनी, अब रटो पढ़ो मत, ग्रामर वोकैब को जितनी आती है उतना बहुत है। अब अपनी रीडिंग इंप्रूव करो, तो जो ग्रामर वोकैब में आप मर रहे थे उसको उठा लीजिए, उसका समय बचा लीजिए, किसमें, उसको, उस समय को लगा दीजिए रीडिंग पर। आधे घंटे कम से कम, ये कम से कम है, आधे घंटे 30 मिनट कम से कम पढ़िए ज़रूर, ठीक है। पढ़िए, क्या पढ़िए, अब ये बात आती है, पढ़िए तो कहानी नहीं। अब इस समय Tier 2 के लेवल पे कहानी नहीं पढ़नी है, आप क्या पढ़िए, एस्से पढ़िए, ठीक। एस्से या तो न्यूज़पेपर का क्या पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, एडिटोरियल। अब कोई कहेगा कि न्यूज़पेपर का द हिंदू का एडिटोरियल उठा लो, सिविल का UPSC देने जा रहे हो, द हिंदू का एडिटोरियल उठा लोगे। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ने में जितना समय लगाओगे उतने में तो 3 आर्टिकल पढ़ लोगे।
आपको अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है, आपको अपनी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, और यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है। आपको रीडिंग इंप्रूव करनी है। तो जो आर्टिकल, वही बीच वाले पेज पर ही एडिटोरियल के बगल में आर्टिकल लिखे होते हैं, आर्टिकल की अंग्रेजी जो होती है वो थोड़ी सी एडिटोरियल की अपेक्षा ईजी होती है, समझ रहे हैं। और वोकैब आर्टिकल में भी बहुत बढ़िया बढ़िया होती है। तो आप आर्टिकल को धड़ाधड़ पढ़िए और स्पीड में पढ़ने की कोशिश करिए। हाँ, एक बात और, जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो डिक्शनरी का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, अब ये बताइए। जब आप आर्टिकल पढ़ रहे होंगे आप डिक्शनरी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। यू मस्ट नॉट बोल रहा हूँ, यू शुड नॉट नहीं बोल रहा हूँ, यू मस्ट नॉट यूज डिक्शनरी व्हाइल रीडिंग आर्टिकल और एसे। तो अब तुम पूछोगे कि जब डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाएंगे तो क्या करें, व्हाट टू डू विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स इफ़ आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। उस वर्ड की मीनिंग नहीं आती, डिक्शनरी देखोगे तो फिर आएगी भी नहीं कभी। आर्टिकल इसलिए पढ़ने को कह रहा हूँ कि जो रेफरेंस चल रहा है, जहाँ वो वर्ड आया है, उसके उस पैराग्राफ के रेफरेंस को लेकर के उस वर्ड की मीनिंग को निकालने की कोशिश करो। क्योंकि जब पैसेज में वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन पूछेगा ना, सिनोनिम एंटोनिम, तो वहाँ डिक्शनरी नहीं होगी। अगर आप आर्टिकल में यूज किए गए उस वर्ड की मीनिंग अपने आप से गेस कर पा रहे हैं, जो वर्ड आपने पहले पढ़ा नहीं है, न्यू वर्ड आर्टिकल में आ रहा है, न्यू वर्ड, बिना डिक्शनरी देखे अगर उस वर्ड की मीनिंग आप डिराइव कर सक रहे हैं, गेस कर सक रहे हैं पहले और बाद के सेंटेंसेस के माध्यम से या पूरी सिचुएशन के माध्यम से, तो दैट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग। डिक्शनरी देखते जाना, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता। हो सकता है एक दिन दिक्कत हो, 2 दिन दिक्कत हो, 3 दिन दिक्कत हो, 4 दिन दिक्कत हो, फिर नहीं होगी, फिर ये आर्ट आपकी डेवलप हो जाएगी। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। डिक्शनरी लेके हमेशा बैठे रहेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं बढ़ेगी। डिफ़िकल्टीज आए तो उसको इजी मत कर लो, डिफ़िकल्टीज को उसी डिफ़िकल्टी में पार करो, समझ गए ना। पेड़ पे चढ़ना तो पेड़ झुकाओगे, सीढ़ी लगाओगे, पेड़ की डाल झुका के थोड़े चढ़ोगे, सीढ़ी लगा के चढ़ते हो ना पेड़ पे। तो सेम वही चीज़ है, आप डिफ़िकल्टी के लेवल को मत कम करिए। डिक्शनरी देखेंगे तो डिफ़िकल्टी के लेवल को आपने ईजी कर लिया, फिर आप कैसे विन करेंगे, कैसे जीतेंगे? नहीं, आपको उसको चढ़ के पार करना है, पत्थर पे चढ़ के पार करना है, ध्यान रखिएगा। तो जब आप आर्टिकल पढ़िए, डिक्शनरी ना देखिए, बिना डिक्शनरी देखे ही उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। डिफ़िकल्टी आएगी पर लगे रहो, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना है हमेशा के लिए तो ठीक है। तो ये थी मेरी राय। और जब आप ऐसा कर लेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन, ये जो पैसेज है ना, कुछ नहीं बचेगा इसमें, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्पीड में पढ़ लेंगे, सारा कुछ समझ लेंगे, कर लेंगे। और पैसेज को करते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप एक बार वो कर ही लीजिए ना, जो मैंने पढ़ाया था कि हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, तो ये एक बार देख लीजिए। वैसे एक हिंट मैं आपको दे दूं कि पैसेज में जानते हैं, इस पैसेज में 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर पैसेज में सीधे सीधे लिखा हुआ मिल जाता है, और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसका पैसेज में आंसर नहीं मिलता। तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो थीम पर होते हैं, टाइटल पर होते हैं, कंक्लूजन पर होते हैं, इन्फरेंस निकालने पर होते हैं, क्या बात ट्रू है क्या बात ट्रू नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर सीधा नहीं मिलेगा। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो किसी फैक्ट पर होते हैं, फैक्ट पर होते हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन किस पे होगा, हु, whom, why, what, where, when, why, कौन, किसने, कब, कहाँ, किसको, कितना, ये सब होता है। अमाउंट वगैरह पे क्वेश्चन होते हैं, ये फैक्चुअल होते हैं। जिसका आंसर पैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसका सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, पूरा पैसेज पढ़ोगे तब अंदाज़ा लगेगा राइटर की टोन क्या है। अब सोचो, पूछ लेते हैं राइटर की टोन क्या है, तो बिना पूरा पैसेज पढ़े तो राइटर की टोन नहीं बता पाओगे। थीम क्या है पैसेज की, बिना पूरा पैसेज पे एक पैराग्राफ में थीम मिलेगी नहीं, पूरा पैसेज पढ़ोगे तो थीम मिलेगी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जब आप करने लगोगे तो मेरी राय जो है वो ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ डालो पूरा, विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन पढ़िएगा, नो ऑप्शन, ऑप्शन बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ठीक है। देन उसके बाद देन पैसेज पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कहीं कोई पैसेज लिखा हुआ, उस पैसेज में आगे पढ़ते गए, क्वेश्चन पूछा गया कि कोच ने खिलाड़ी को क्यों निकाल दिया,
ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि वाई डिड कोच रस्टिकेट द स्टूडेंट द प्लेयर। अब दिमाग में है ना कि खिलाड़ी को क्यों निकाला गया, ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा, आंसर नहीं पता आपको। जब पैसेज पढ़ेंगे जहाँ कोच खिलाड़ी को निकालेगा आपका माथा ठनक जाएगा, ये तो क्वेश्चन में आया था, तो सीधे सीधे आंसर मिलेगा। तब आपको एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के सीधे पैसेज करेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो पैसेज की ओर मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने पहले पैसेज पढ़ लिया फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि पैसेज में लिखा क्या क्या था, तब आप पूरा पैसेज याद करोगे। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते हो तो पूरे पैसेज को याद करने की कोशिश करोगे, फिर जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूरा पैसेज याद है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे। अच्छा, पहले जब क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आपने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आपके दिमाग में वो 5 क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ते समय हम और कहीं फोकस्ड ही नहीं होंगे। जैसे ही हमारे क्वेश्चन वाली बात आएगी वहीं हमारा माथा खटकेगा, बाकी पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, पढ़ इधर से गया इधर से निकाला, इधर से गया इधर से निकाला, उस पर उसको दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें टाइम बचता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है। आई बात समझ में? तो ये थी मेरी राय किसको लेकर के आप कैसे तैयार करेंगे, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरी निजी। आप इससे कितना सहमत हैं कितना नहीं है, आप कितना फॉलो करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये आपकी मर्जी पर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे समझ से आपको क्या करना चाहिए इन 1 महीनों में, कहाँ ज़्यादा फोकस करें, ग्रामर वोकैब पर कम फोकस करो। लेट्स समराइज, तो ग्रामर और फोकस पर कम, इसमें ग्रामर वोकैब पर थोड़ी कम फोकस करो, पैसेज पर ज़्यादा करो क्योंकि उधर ज़्यादा वेटेज उधर ज़्यादा है। ग्रामर नया कुछ कर नहीं लोगे, कुछ होगी भी नहीं। जो आप टियर 1 के लिए तैयार किए थे, जो ग्रामर वोकैब वो बहुत है, उसी से पूछा जाना है। और जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे तो सब उसमें रिफाइन होता चला जाएगा, वोकैब भी रिमाइंड होती चली जाएगी, सब रिवाइज हो जाता है। पैसेज पर आप थोड़ा ज़्यादा जोर दे दो। अगर 3 घंटे अंग्रेजी को देना है तो 2 घंटे पैसेज को दे दो, ठीक है। रीडिंग वीडिंग कम से कम 1 घंटे 45 मिनट या 1 घंटे की रीडिंग पक्का सेशन रखो एक, ठीक है। अगर रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी तो रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, पैसेज भी हो जाएगा, और वो जो फिलर क्लोज टेस्ट होता है वो भी हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये थी मेरी राय, मेरी सलाह। और ये सलाह आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपके लिए कुछ यूज़फुल रही हो तो मेरा ये सेशन मतलब इसका समझ लो कोई प्रतिफल, कोई रिजल्ट आया, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और कुछ अब जानना चाहते हो योर स्पेशल रिक्वायरमेंट या योर स्पेशल नीड, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद आपको देखो स्टेनोग्राफर के साथ मिलेगा CGL का पेपर, CGL मेंस में डिस्कस कराऊंगा। 4 पेपर हुआ है, 4 दिन में करा दूंगा। जब ये 4 हो जाएंगे तो 2022 के बाद 2021 वाले भी करा दूंगा। पहले 2022 वाले कराऊंगा, फिर 2021 वाले करा दूंगा, ठीक है। जितना भी समय मिलेगा आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी वेल विशेस। और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उन लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।